चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक है लाइफ ऑफ ए स्टार, एक तारे का जीवन। तारे का जीवन कैसा होता है? जैसे हमारा होता है वैसे तारे का होता है, लेकिन हम लोग इस भूलोक पे जी रहे हैं, तारा एक आकाशगंगा में जी रहा है। तारे के जीवन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों का एक पुंज है, तारों का एक समूह है। इस चित्र में आपको आकाशगंगा नजर आ रही है, जिसमें अनेक तारे आपको दिख रहे हैं डॉटेड फॉर्म में। और आप जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो तीन स्पाइरल आर्म, तीन घूर्णनशील भुजाओं से मिलकर के बनी हुई है। पहली स्पाइरल आर्म ये है, दूसरी इसके अंदर ये है, और तीसरी और आखिरी ये है। एक तारे का जन्म गैलेक्सी की फर्स्ट स्पाइरल आर्म में होता है, और अगर तारे को यहीं पर स्टिल स्टेबल कर दिया जाए और केवल गैलेक्सी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो अगर आकाशगंगा इस तरीके से घूमेगी तो तारे का रोटेशन अपने आप होने लग जाएगा, और तारा इस तरीके से मूवमेंट करते हुए एक दिन आकर के ब्लैक होल में समाप्त हो जाएगा। तारे का जन्म, आकाशगंगा की पहली भुजा, तारे की मृत्यु ब्लैक होल के अंदर जाकर के हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग जन्म लेते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि आकाशगंगा की जो तीन भुजाएं हैं, उनमें जो पहली भुजा है, इसमें एम्ब्रायो स्टार्स होते हैं, भ्रूण तारे। एक तारे का जब जन्म होता है तो वो पहली भुजा में फर्स्ट आर्म में होता है। सेकेंड आर्म के अंदर होते हैं यंग स्टार्स, ये सेकेंड आर्म है। इसके अंदर सन जैसे यंग स्टार्स हैं, हम लोग भी युवा तारों के बीच में रहते हैं। और फिर तीसरी जो ये भुजा है, इसमें होते हैं ओल्ड स्टार्स, यहाँ पर बूढ़े तारे हैं, और ये बूढ़े तारे यहीं अंदर जाकर के मर जाते हैं। लाइफ ऑफ ए स्टार, ये जो टॉपिक है, प्री के दृष्टिकोण से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं केवल जो पूछे जाते हैं, लेकिन जब मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस लिखना होगा। लाइफ ऑफ ए स्टार आंसर लिखने के लिए आता है। तो सबसे मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि एक तारा 15 स्टेजेस में अपनी लाइफ को जीता है। एक तारा 15 स्टेजेस में अपनी लाइफ को जीता है। देयर आर 15 स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्टार। ये एक मोटा आइडिया अगर आपको रहेगा तो कम से कम आप 2, 4, 10 स्टेजेस को सेट तो कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें जो प्रथम संस्कार है वो पुंसवन संस्कार कहलाता है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो उस प्रोसेस को पुंसवन कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं, यानी कि अंत्योष्टि। तो पुंसवन से लेकर अंत्योष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। उसी तरीके से एक तारे के जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु तक 15 संस्कार होते हैं। तो अगर दोनों टॉपिक्स को आप क्लब कर देंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि लाइफ ऑफ अ स्टार कितने स्टेजेस की होती है। बात समझ में आ गई? अब अगर इसको हम लोग देखें तो मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया कि आकाशगंगा को समझने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है, उसमें आप आकाशगंगा की तुलना एक चक्री से कर सकते हैं। दिवाली के फेस्टिवल में आप चकरगिन्नी नचाते हैं, चक्री नचाते हैं, तो चक्री में नीचे एक बेस होता है, उस बेस को आप ये ब्लैक होल मान लीजिए, फिर उसमें 3 स्पाइरल आर्म होती हैं, तो उसको आप आकाशगंगा की 3 स्पाइरल आर्म मान लीजिए, और फिर चक्री में आग लगा दीजिए, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी तो उसके घूर्णन की तुलना आप अपनी आकाशगंगा से करिए। तो चक्री में आपने देखा है कि सबसे पीछे खूब सारी आग निकल रही है, डस्ट पार्टिकल्स निकल रही हैं, अनेक तरीके की फ्लेम्स निकल रही हैं और गैसेस निकल रही हैं। तो आकाशगंगा की भी जो पहली भुजा है, जब घूमती है आकाशगंगा, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। और शायद मैं पीछे कभी किसी टॉपिक में आपको पढ़ा के आया हूं कि इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज फ्रिक्शन बेस। घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है, ये बात भी आपको पता है। फ्रिक्शन क्रिएट्स एनर्जी, और बिना फ्रिक्शन के फिजिक्स नहीं है, बिना फ्रिक्शन के ज्योग्राफी नहीं है। तो जब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है
तो ढेर सारी जो ऊर्जा पैदा होती है वो सारी ऊर्जा यहाँ पीछे की तरफ से निकलने लगती है, और इस ऊर्जा में अनेक गैसेस होती हैं, ढेर सारी अग्नि होती है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब ये ढेर सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं तो सीन कैसा बनता है इसकी जरा कल्पना करिए। कल्पना करिए कि आपके सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से गुजर गई, आप खड़े हैं और एक ट्रेन बहुत तेजी से गुजर गई, या एक ट्रक बहुत तेजी से गुजर गया। तो आप देखते हैं कि जब एक मोटरयान तेजी से गुजर जाता है तो उसके पीछे कुछ धूल उड़ती है, और वो धूल उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन पीछा नहीं कर पाती है, और अल्टीमेटली इस तरीके से गोल गोल घूम करके और कंडेंस होने लग जाती है। तो आपने धूल का गुबार उठते हुए देखा होगा। यही धूल का गुबार तब भी उठता है जब कोई बम फटता है, लेकिन बम फटते देखना ये एक अनुभव ऐसा है जो हर किसी को नहीं होता है, लेकिन गाड़ी गुजरते, ट्रेन गुजरते तो सबने देखा है। तो गैलेक्सी चूंकि बहुत तेजी से रोटेट कर रही है तो पीछे जो डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसमें उसी तरीके की गैसेस का गुबार पैदा होता है, और वो गैसेस का गुबार एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूमने लगता है और गैसेस आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करने लगती हैं। ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी मात्रा में गैस मौजूद है वो है हाइड्रोजन, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन होगा, ये कंडेंसेशन भी किस चीज़ का होगा? हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन का ये बहुत बड़ा कंडेंसेशन जब हो जाता है तो धीरे धीरे एक तारा अस्तित्व में आने लग जाता है, और जब एक तारा अस्तित्व में आने लगता है तो फिर से एक घटना घटती है, और उस घटना को भी आप कल्पना के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आपने कभी किसी गैसियस प्रोडक्ट का यूज किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइटर, तो लाइटर आपने देखा है कि ट्रांसपेरेंट होता है और लाइटर के अंदर गैस भरी होती है, ये सबको पता है। लेकिन जब आप लाइटर को देखते हैं तो उसके अंदर लिक्विड नजर आता है, क्योंकि गैस पहले तो लिक्विड है ना। इसी तरीके से आपके घरों में आने वाला एलपीजी का सिलेंडर, आप उस सिलेंडर को हिलाइए तो अंदर से लिक्विड बचता है, क्योंकि गैस जब बहुत कंडेंसेशन के साथ भरी जाए, बहुत प्रेशर के साथ भरी जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर गैस केवल एक ही हो, जैसे एलपीजी का एग्जांपल लिया तो उसमें तो ब्यूटेन और प्रोपेन है, लाइटर का एग्जांपल लिया तो उसमें भी ब्यूटेन और प्रोपेन है, लेकिन यहां पर तो केवल हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन ही कंडेंस हो रही है तो कंडेंस होते होते हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो हीलियम नीचे लिक्विड के रूप में गिरेगा। आई बात समझ में? दो हाइड्रोजन एक हीलियम, दो हाइड्रोजन एक हीलियम, दो हाइड्रोजन एक हीलियम, और इस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो हीलियम की डेंसिटी चूंकि ज्यादा होती है इसलिए हीलियम धीरे 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 न्यूक्लियस बनाने लग जाएगा, और इस तरीके से हीलियम के न्यूक्लियस के साथ तारे का जन्म हो जाएगा फर्स्ट स्पाइरल आर्म में यहां कहीं, और इसी घटना को कहा जाएगा एम्ब्रायो स्टार, भ्रूण तारा। तारे का जन्म हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन की डेंसिटी ज्यादा या हीलियम की? तो हीलियम की डेंसिटी ज्यादा। तो हीलियम जब कंडेंस हो रही है, न्यूक्लियस बना रही है, तो न्यूक्लियस भी धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है और न्यूक्लियस भारी हो रहा है, और गैलेक्सी स्टिल नहीं है, गैलेक्सी भी लगातार घूम रही है। जब गैलेक्सी भी लगातार घूमती रहेगी तो यह तारा भी अपने पथ पर आगे बढ़ता रहेगा, जिसके अंदर भरी है हीलियम और ऊपर से आवरण चढ़ा हुआ है हाइड्रोजन का। यहां पर घूमते घूमते दो फोर्सेस काम करने लगते हैं। पहले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रीय अभिसारी बल, और दूसरे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्रीय अपसारी बल। साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझ में आए तो आसान भाषा में समझिए, आपने एक बॉल इस तरीके से दीवार में मार दी, जैसे दीवार में मारी वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आई, आपने कैच कर ली। तो जब हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर गिर रहा है तो रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस तरीके से गैसेस जो हैं वो इस एम्ब्रायो स्टार से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, और चूंकि ये 10 डायमेंशियल है, पूरे के पूरे हीलियम में ये घटना घट रही है। हाइड्रोजन नीचे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऊपर जा रहा है, तो इसने कैसा फिगर बना लिया है? एक राउंड फिगर बना लिया है।
लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे तक नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो काम कर रहा है, एवरीथिंग इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, और ग्रेविटी की वजह से वो उसी के चारों तरफ आवरण के रूप में जमा हुआ है। लेकिन आप लगातार एक बॉल को दीवार पे मार रहे हैं, कैच कर रहे हैं, मार रहे हैं, कैच कर रहे हैं, कभी तो नजर चूकेगी और आके मुंह पे लग जाएगी। तो उसी तरीके से ये हाइड्रोजन लगातार हीलियम के न्यूक्लियस को मजबूत करती चली जा रही है। न्यूक्लियस बड़ा, भारी और डेंस होता चला जा रहा है। लेकिन अचानक से एक समय ऐसा आता है जब न्यूक्लियस की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, और इतनी ज्यादा ऊर्जा न्यूक्लियस की हो जाती है कि वो न्यूक्लियस चमकने लगता है, मानो इतना तेजी से चमक रहा हो जैसे उसमें कोई ब्लास्ट हो रहा हो। हीलियम का कलर है रेड। इसलिए जब ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जाइज होकर के चमकने लग जाता है तो इस घटना को रेड जायंट की घटना कहा जाता है। हिंदी में इसको लाल रक्त दानव कहते हैं, लेकिन रेड जायंट ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। रेड जायंट की घटना ठीक स्टेबल स्टार की घटना के बाद हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है। हीलियम बाहर फेंक रहा गैसों को, ग्रेविटी अंदर फेंक रही गैसों को, इस तरीके से कोई रिएक्शन हो रही है। तारा बैलेंस है कुल मिला के, तो इसको स्टेबल स्टार बोल रहे हैं। लेकिन स्टेबल स्टार की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि रेड जायंट की घटना हो रही है। हीलियम फट रहा है, विस्फोट कर रहा है, और ये विस्फोट बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब रेड जायंट की घटना घटती है तो इतना प्रकाश फैलता है जितना पूरी आकाशगंगा का प्रकाश है उससे ज्यादा। लेकिन ये घटना बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब हीलियम फटेगा, जलेगा, तो कम समय तक ही चलेगी। और चूंकि हीलियम जब जल रहा है तो अगल बगल जितना भी आवरण चढ़ा हाइड्रोजन का, ये सारा आवरण झटके से गिर जाता है। जैसे एक घर में नीचे विस्फोट हो जाए तो छत अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। एक बिल्डिंग में कहीं पर डायनामाइट फट जाए तो छतें अपने आप कोलैप्स हो जाएंगी। उसी तरीके से जब रेड जायंट की घटना घटती है तो हीलियम तो जल जाता है, ऊपर का जो आवरण है, अब ये आवरण मल्टीपल लेयर्स का आवरण होता है, ये नीचे गिर जाता है। और गिरेगा कहाँ? अगेन हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा। तो जब ये हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा तो बहुत तेज विस्फोट होगा। इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है कि पूरी गैलेक्सी में ये एक्सप्लोजन सुनाई देता है, और इस घटना को कहते हैं सुपरनोवा की घटना। सुपरनोवा की घटना जो है, इसमें एक एम्ब्रायो स्टार मर जा रहा है, आवरण खत्म हो जा रहा है। आप लोग कभी मेले में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा बॉल के अंदर बॉल बेचते हैं। एक बड़ा बलून होता है, उसके अंदर एक छोटा बलून होता है। बचपन में हम लोग सोचते थे कि ये भरते कैसे हैं इसके अंदर। धीरे धीरे बड़े होते गए, कुछ नियम धर्म समझ में आए तो पता चल गया कि बैलून फुला के नहीं भरते हैं। बड़े बैलून के अंदर पहले छोटा बैलून भरते हैं, फिर उसको बाहर से उसमें हवा भरते हैं, बांधते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, फिर बड़ा बैलून फुलाया जाता है। तो जिस तरीके से घटना घटती है, बड़ा बैलून, उसके अंदर छोटा बैलून, उसी तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि जब रेड जायंट की घटना घटती होगी, उसके बाद में जब सुपरनोवा विस्फोट होता होगा तो क्या होता होगा। एक बड़े बैलून के अंदर एक छोटा सा बैलून है, वो छोटा सा बैलून न्यूक्लियस है जो कि हीलियम का बना हुआ है। उसकी एनर्जी बढ़ी, छोटे बैलून की एनर्जी बढ़ी, रेड जायंट की घटना घटी, जिसके प्रेशर से बाहर का बड़ा बैलून फट गया, तो विस्फोट तो होगा ही ना। बस इसी घटना को सुपरनोवा की घटना कहा जाता है। अब ये बताइए कि जैसे ही सुपरनोवा की घटना घटेगी तो जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो तो आजाद हो गया, नग्न हो गया, उसके ऊपर अब कोई आवरण नहीं है। तो उसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि वो तुरंत मूवमेंट कर जाता है बहुत तेजी से। ये जितने स्पीड से गैलेक्सी मूव कर रही है, जितनी स्पीड से तारे मूव कर रहे हैं, उससे कई लाख गुना ज्यादा स्पीड से मूव कर जाता है, और मूव करके सीधा आता है खटाक से ब्लैक होल के अंदर और खत्म हो जाता है। एम्ब्रायो स्टार खत्म, हीलियम का न्यूक्लियस खत्म। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी आत्मा निकल गई, मर गई। मर जाने के बाद क्लाउड्स कहाँ गए? बड़ा बैलून फटा था ना, तो उससे जो ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई, जो हाइड्रोजन रिलीज हुई, वो कहाँ गया? तो उसका क्लाउड तो वहीं पर चारों तरफ मौजूद होता है। अब वो क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होने के बाद में गैसेज
कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद में हाइड्रोजन का एक बड़ा बॉल बन जाता है और इस तरीके से एक तारा, एक यंग स्टार अस्तित्व में आता है। जिस तरीके से सूर्य आज एक तारा है, इसी तरीके से सुपरनोवा की घटना के बाद एक तारे का जन्म हो जाता है। और ये पूरी घटना घटते घटते आप देख रहे हैं कि सेकेंड स्पाइरल आर्म में प्रवेश किया जा चुका है। तो जिस तरीके से सूर्य है आज, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, वेला सुपरनोवा है, पल्सर है, ओरियन नेबुला है, सीरियस है या डॉग स्टार है, ये सब इसी प्रकार के तारे हैं। यहाँ पे तो देखिए साइंटिस्टों ने प्रॉपर नाम ही दिया हुआ है सुपरनोवा एंड पल्सर्स, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे तारे हैं जिनमें सुपरनोवा की घटना घट रही है। तो क्या सूर्य, सन, हमारे सोलर सिस्टम का राजा, सुपरनोवा की घटना को क्रॉस करके आया है? बिल्कुल क्रॉस करके आया है ना। अच्छा, जब सुपरनोवा की घटना हो चुकी है, यंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर वो जो यंग स्टार है वो कंडेंस हो रहा है और कंडेंस होने के बाद में अपने चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, अपने चारों तरफ एक वातावरण का निर्माण कर रहा है और इसी वातावरण से ग्रहों का निर्माण होता है और करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य यहाँ पर पहुंच जाता है। हम लोगों ने कल भी इस विषय पर चर्चा करी थी कि जब भी कोई तारा गैलेक्सी की सेकेंड स्पाइरल आर्म के एकदम सेंटर में आ जाएगा तो हम लोग ये मानेंगे कि लगभग इसकी आधी उम्र पूरी हो चुकी है और आधी और बची हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की भी आधी उम्र पूरी हो चुकी है, आधी उम्र बची हुई है, तो करीब 4.5 अरब साल इसकी उम्र और बची हुई है और इतनी ही ये पूरी कर चुका है। और इसके बाद ये तेजी से आगे बढ़ेगा और एक दिन ये भी ब्लैक होल में चला जाएगा, हम लोग भी ब्लैक होल में चले जाएंगे। जिस दिन सूर्य ब्लैक होल में जाएगा उसके साथ पूरा सोलर सिस्टम भी जाएगा, लेकिन पूरा सोलर सिस्टम जाने से पहले बचेगा तब तो जाएगा। अब आगे की घटना देखिए कि क्या होगी। अब सूर्य ने यहाँ से आगे सफर करना शुरू किया, हीलियम लगातार जल रही है। आज भी सन स्पॉट साइकिल की चर्चा हम लोग करते हैं। सन स्पॉट्स जहाँ जहाँ पर होते हैं इसका मतलब वहाँ की हीलियम जल चुकी है और दुनिया भर की रिसर्चेस जो जर्नल्स में छपती हैं उनका कहना यह है कि सूर्य की करीब आधी हाइड्रोजन जल चुकी है और आधी और बची हुई है। और हम लोग भी लगभग साइंटिफिक तरीके से इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। जब सूर्य की हाइड्रोजन और ज़्यादा जलने लग जाएगी तो जलते जलते एक समय ऐसा आएगा जब ये अचानक से बूम करेगी। बूम कैसे करेगी? ठीक उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से चिराग जलने से पहले फड़फड़ाता है। हम लोगों ने शायद 6th या 7th क्लास में चिराग जलने के ऊपर साइंस का एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। केश नली में तेल ऊपर चढ़ना, ये कौन सी घटना मानी जाती है? एक दिया होता है ना, दिए की जो बाती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ रहा है, तो ये जो तेल ऊपर चढ़ रहा है ये कौन सी घटना मानी जाती है? कैपिलैरिटी कहते हैं ना इसको। तो एक तारा भी तो जल रहा है, तो उसके अंदर भी तो इस तरीके का फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो जब एक स्टार की हाइड्रोजन ऑलमोस्ट जल जाएगी तो दिया जलने से पहले वो फड़फड़ा रहा है, तो यहाँ तारा भी तो फड़फड़ाएगा और जब तारा फड़फड़ाएगा तो वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका होगा थर्ड स्पाइरल आर्म में। तो सबसे पहले इंफीरियर प्लैनेट्स ब्लास्ट कर जाएंगे। 4 प्लैनेट्स इसमें आएंगे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये ब्लास्ट कर जाएंगे। और जब ये ब्लास्ट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य की रोशनी आज भी बहुत ज़बरदस्त हम लोगों तक आ रही है, जब ये अचानक से बढ़ेगी, ब्लास्ट करेगी तो और ज़्यादा आएगी। चारों प्लैनेट्स बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे और फिर वेदों की वाणी सत्य साबित होगी कि एक दिन अग्नि प्रलय आएगी। जिन 5 प्रकार की प्रलयों का वर्णन किया गया है उनमें 5वीं और सबसे पावरफुल प्रलय अग्नि प्रलय ही है, जो इस तरीके से लगभग आएगी। इसके बाद सन तेजी से काला होता चला जाएगा, क्योंकि जब उसका जो फ्यूल है वो खत्म होने लग जाएगा तो वो तेजी से काला होता चला जाएगा और किसी काले रंग के तारे को फॉजिल स्टार कहा जाता है। फॉजिल का मतलब ही है ना जीवाश्म, तो जब तारा जल जाएगा तो उसके जीवाश्म बचेंगे, तो उसको हम लोग फॉजिल स्टार की संज्ञा देंगे। और जब ये तारा जल जाएगा तो फॉजिल स्टार के रूप में जो उसके बाद बचेगा, आखिरी अंश उसका बचेगा, उसको व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा। श्वेत बौना, श्वेत वामन हिंदी में इसको कह सकते हैं, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ इसमें एप्रोप्रिएट शब्द है। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब अब सूर्य एकदम छोटा हो गया है। कितना छोटा हो गया है? पृथ्वी के बराबर हो गया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसी बड़े ऑब्जेक्ट को जला दीजिए, जलाने के बाद वो छोटा हो जाता है,
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आम को खा लीजिए, अंत में गुठली बचती है, छोटी सी हो जाती है। जामुन का आवरण बहुत बड़ा है लेकिन अंदर गुठली छोटी सी होती है। तो उसी तरीके से सूर्य भी जब जल के खत्म हो जाएगा, फॉजिल स्टार बन जाएगा, तो उस फॉजिल स्टार को व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा। और यही व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। तो जब ये आगे बढ़ने लग जाएगा तो ये देखेगा कि आगे कई सारे मरे हुए तारों की लाइन लगी है, यानी कि ओल्ड स्टार्स जो हैं वो सब लाइन में लगे हुए हैं। क्यों लाइन में लगे हुए हैं? क्योंकि कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि साइकिल के रिम को अगर फ्लैट सरफेस पे रख के घुमा दिया जाए तो रिम की जो बाहरी दीवार है वो सबसे तेज घूमेगी और उसका जो बेस है वो सबसे धीमे घूमेगा। तो तारा जब यहाँ था तो बहुत तेजी से चल रहा था ना, लेकिन उसकी स्पीड अब क्यों घटती चली गई? क्योंकि वो बेस के पास पहुंचने लग गया है। तो यहाँ पर कई सारे मरे हुए तारे ओल्ड स्टार्स लाइन में लगे होंगे और एक एक करके ब्लैक होल के अंदर सब चलते चले जा रहे होंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लैक होल के अंदर अपना स्टार भी गिर जाएगा, सूर्य भी गिर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा कहाँ निकलेगा किसी को नहीं पता। अब इसको अगर दूसरी दृष्टि से आप देखें तो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन जब एक तारे के जीवन को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फिर से ये कंडेंस हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है फिर से। और फ्यूजन हो रहा है, गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज घूम तो रही है लेकिन सारी चीज़ें ब्लैक होल में जाकर के घुसती चली जा रही हैं और एक दिन ब्रह्मांड फिर से एक केंद्र पर आ जाएगा और ब्रह्मा जी स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, और जाकर के सो जाएंगे। बहुत हो गया, धरती आसमान पाताल जीव जंतु, अब चलो सोते हैं। तो ये जो 15 स्टेजेस हैं तारे की, इनको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं इनको, लेकिन जब भी लिखा जाएगा तो लिखेंगे हमेशा इस फॉर्म में। ये स्टेजेस में एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिए और समझते चलिए। कहानी मैंने चित्र के माध्यम से आपको पहले इसलिए समझाई क्योंकि डायग्राम्स आपको बेटर समझाए जा सकते हैं। तो देखिए पहली स्टेज, सबसे पहली स्टेज में जो एक तारा है वो एक गैसियस क्लाउड के रूप में होता है। दिख रहा है स्टेज 1 गैसियस क्लाउड, ठीक है। अब ये जो गैसियस क्लाउड है, क्लाउड ऑफ डस्ट है, स्ट्रक बाई गैलेक्सी। गैलेक्सी के सबसे पीछे पूंछ से जो धूल गर्दा मिट्टी निकल रही है उससे ये इस गैस क्लाउड का निर्माण हो रहा है। दूसरी स्टेज में एम्ब्रायो स्टार बनता है। एम्ब्रायो स्टार डस्ट क्लम्प्स ड्यू टू ग्रेविटी हेलो 60 टाइम लार्जर देन द सन फॉर्म्ड। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और हीलियम का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक बड़ा जो हेलो, एक बड़ा जो वैक्यूम बन रहा है उस समय पीछे एम्ब्रायो स्टार के जन्म के समय, वो सूर्य से 60 गुना बड़ा होता है। आज का जो हमारा सूर्य है उससे 60 टाइम लार्जर होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। स्टेज 3 में न्यूक्लियर बर्निंग होने लगती है, यानी कि हीलियम कन्वर्ट होने लग जाती है हाइड्रोजन से, और 50,000 ईयर आफ्टर न्यूक्लियर बर्निंग मैच्योरिटी की स्टेज आती है जब इसको स्टेबल स्टार बोलते हैं। स्टेबल स्टार मैंने बोल दिया ना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक साथ काम करते हैं तो एक तारा स्टेबल हो जाता है। इस घटना को स्टेबल स्टार कहा जाता है। स्टेबल स्टार के बाद में रेड जायंट की घटना घटती है जिनमें 10 मिलियन ईयर आफ्टर हाइड्रोजन इन द कोर एग्जॉस्टेड। और रेड जायंट की घटना में लाल रंग या हिंदी में लाल रक्त दानव बहुत बड़े रूप में तारा आता है और इसका प्रकाश इतना ज्यादा होता है जितना पूरी आकाशगंगा का नहीं होता है। इसके बाद सुपरनोवा की घटना घटती है। हीलियम इंटू हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूसेस कोलैप्स कॉजेज वायलेंट एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट होता है जो पीछे मैंने आपको बताया। सुपरनोवा न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सुपरनोवा घटना का संबंध किससे है या सुपरनोवा में एग्जैक्टली होता क्या है, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। आफ्टर द एक्सप्लोजन, सुपरनोवा की घटना के बाद 7वीं स्टेज में शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, क्लाउड ऑफ गैसेस जनरेट होते हैं, न्यू स्टार कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, एक नया तारा अस्तित्व में आता है, और न्यूट्रॉन 30 टाइम 1 सेकेंड रेडियो बीम्स फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1967 कॉल्ड पल्सर। मैंने आपको बताया कि सुपरनोवा की घटने के बाद जो न्यूट्रिनो नीचे बचा छोटा सा, वो बहुत तेजी से ट्रेवल करके और फिर ब्लैक होल में जाके गिर जाता है। तो वो जिस समय बहुत तेजी से चल रहा होता है तो उसको पल्सर कहा जाता है, उसकी स्पीड की वजह से उसको पल्सर उस समय कहा जाता है। तो पल्सर स्टार होता है, 1967 में इसकी नेमिंग करी गई थी। इसके बाद में 8वीं स्टेज में कोलैप्सियन क्लाउड की घटना घटती है और एक नया तारा बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 9वीं स्टेज में स्पिनिंग डिस्क की घटना घटती है।
A million year after young sun is twice his presence with और प्लैनेटरी मिस्ट्रियल फॉर्म्स। 10वीं स्टेज में एम्ब्रायो सोलर सिस्टम बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, एक नया तारा अस्तित्व में आया, फिर वो अपना वातावरण बनाएगा और अपने ग्रहों का निर्माण करेगा। तो एम्ब्रायो सोलर सिस्टम यानी कि भ्रूण सौरमंडल बना। 30 मिलियन ईयर आफ्टर कोल्ड टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री हाइड्रोजन इनटू हीलियम फ्रॉम द प्लैनेट्स। और फिर हम लोग आते हैं वर्तमान स्थिति में टुडे 4.6 बिलियन ईयर्स आफ्टर द सन कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आज सूर्य की कोर का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री है। 15 मिलियन डिग्री का मतलब हो गया 1.5 अरब। 1.5 अरब हो गया ना, इतना टेम्परेचर है इसका। अब एक्सपेंडिंग सन की घटना घटेगी आगे। 4 बिलियन ईयर्स बाद हाइड्रोजन इन द कोर एग्जॉस्टेड एज अ रेड जायंट। आज से 4 बिलियन साल बाद, 4 अरब साल बाद सूर्य की कोर में जितने भी हीलियम है वो सब जल जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी और एक रेड जायंट जैसी घटना घटेगी। लेकिन उसको रेड जायंट कहा नहीं जाएगा क्योंकि वो घटना सिर्फ एक ही बार घटती है। हीलियम फ्लशेस निकलेंगे इन अबाउट 5.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर हीलियम कोर। और फिर रिंग नेबुला बनेगा। हीलियम इनटू हेवियर एलिमेंट्स नॉट लाइक सुपरनोवा। रेमिनिएंट विल बिकम ब्राइट वाइट ड्वार्फ। सूर्य बन जाएगा वाइट ड्वार्फ और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ के रूप में डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के अंदर काले रंग में चला जाएगा। तो एम्ब्रायो स्टार से लेकर के वाइट ड्वार्फ तक की ये पूरी कहानी है 15 स्टेजेस की। अब इन 15 स्टेजेस की कहानी के बाद में एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है, वो कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए, जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। आप लोगों ने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा चंद्रशेखर लिमिट। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ फिजिक्स। तो जो पुराने ज्योग्राफर्स थे वही फिजिसिस्ट कहलाते थे और आज के जो महान फिजिसिस्ट हैं वो पुराने ज्योग्राफर्स रह चुके हैं। तो चंद्रशेखर का नाम ही चंद्रशेखर है, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजे, भगवान शिव का नाम है। तो बचपन से ही उनको चाहत थी कि वो चंद्रमा को स्टडी करें। बाद में यूएस सिटीजनशिप ले ली, वहाँ पर रहने लग गए और उनकी इस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो चंद्रशेखर ये बताते हैं कि जब सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारी की सारी हीलियम खत्म हो जाएगी तो वाइट ड्वार्फ की घटना घटेगी। लेकिन कोई भी तारा वाइट ड्वार्फ कौन सी स्थिति में बनेगा, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 1.4 m। सूर्य से 1.44 गुना बड़ा कोई तारा है अगर, तभी वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि वाइट ड्वार्फ का जो साइज होता है वो लगभग पृथ्वी के बराबर हो सकता है। और पृथ्वी सूर्य से कितनी छोटी है, इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आम खाया तो गुठली बची, जामुन खाया तो गुठली बची। तो गुठली जितनी बड़ी होती है लेकिन फल तो बहुत बड़ा है, तो उसी तरीके से ये फल जब खत्म हो जाएगा तो इसकी गुठली इतनी बड़ी बचेगी। पहले लोगों का ये मानना था कि प्रत्येक तारा जब मरेगा तो वाइट ड्वार्फ बनेगा, लेकिन चंद्रशेखर ने पहली बार ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल वही तारा वाइट ड्वार्फ श्वेत वामन बनेगा जिसका आकार या तो सूर्य के बराबर होगा या सूर्य से 1.4 टाइम ज्यादा होगा। लेकिन अगर इससे बड़ा साइज किसी तारे का हो गया, 1.4 से लेकर के और 3 गुना तक हो गया, तो फिर वो न्यूट्रिनो स्टार कहलाएगा, वो वाइट ड्वार्फ नहीं कहलाएगा। और उन्होंने ये सीमा तय कर दी थी आकाशगंगा की, इसीलिए 1.4 की इस सीमा को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। अगर आपको अपनी फिजिक्स की क्लास में चंद्रशेखर लिमिट ना समझ में आई हो तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर लिमिट 1.4 m। बस ये फॉर्मूला रट लीजिए कि चंद्रशेखर लिमिट किसे कहते हैं, 1.4 m। m स्टैंड्स फॉर मास। किसका मास? इसको पूरा बोलते हैं 1.44 ms, यानी कि 1.44 मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा अगर तारा है तब तक तो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 1.4 से ज़्यादा है और 3 गुने तक बड़ा है तो वो न्यूट्रिनो स्टार बनेगा, वाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा वाइट ड्वार्फ? क्योंकि फिर इसमें हाइड्रोजन का डिटैचमेंट नहीं होगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि कोई तारा सूर्य से 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा होगा अगर कभी, तो फिर वो न्यूट्रिनो स्टार भी नहीं बनेगा, वो सीधा फ्रोजन स्टार बन जाएगा। यानी कि इतना ज्यादा विस्तार उसका हो जाएगा कि वो जम जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जाना सबको ब्लैक होल के अंदर ही है। तो लाइफ ऑफ अ स्टार टॉपिक यहां से समाप्त होता है। और इसी टॉपिक के अंदर आप लोग पढ़ लेते हैं चंद्रशेखर लिमिट, 15 स्टेजेस ऑफ अ स्टार, और इसके पीछे आप लोग देख लेते हैं कि गैलेक्सी के अंदर ये सारा प्रोसेस चलता किस तरीके से है। ये तीनों ही टॉपिक्स एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा एनिमेशन के माध्यम से कि किस तरीके से एक एम्ब्रायो स्टार बनता है और ये 15 स्टेजेस किस तरीके से होती हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं कोई छोटा मोटा डाउट आपको रह भी गया होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 13 बिलियन साल तक की पूरी कहानी आपको इस 8 मिनट के वीडियो में दिखा दी जाएगी। बिग बैंग की घटना के बाद इस तरीके से आकाशगंगाओं का बनना आप देख रहे हैं। ये गैलेक्सीज बन रही हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि दो गैलेक्सीज एक दूसरे में कोलाइड हो जाती हैं, मर्जर हो जाता है इनका, और मर्जर होने के बाद में या तो मर जाती है या एक बड़ी गैलेक्सी बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो गैलेक्सीज का एक दूसरे में मर्जर हुआ और अब एक बड़ी गैलेक्सी यहाँ पर बन रही है। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया दीपावली वाला, लगभग उसी तरीके का यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। पोलैंड की दिशा भी चेक कर सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और घूमने के बाद इसकी जो फर्स्ट स्पाइरल आर्म का सबसे पिछला हिस्सा है, वहां पे आप ढेर सारे गैसियस क्लाउड्स देख सकते हैं, जहां पे इस तरीके से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए गैलेक्सीज, अनेक आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। आसान भाषा में प्रत्येक तारा जो आपको आसमान में दिख रहा है वो एक आकाशगंगा है। वो यहां से तारा दिख रहा है लेकिन वहां गैलेक्सी है वो। ये बेस है गैलेक्सी का। ये डेटा मेरे पास पुराना है, ये हबल टेलीस्कोप का डेटा है। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा आएगा तो और क्लियर होगा वो। ये ब्लैक होल बनने की घटना है, इस तरीके से ब्लैक होल बनता है। अब ये फाइनल फेज है गैलेक्सी का। एक तारे का जन्म इस तरीके से हो रहा है। ये चित्र जेम्स वेब से खींचे गए हैं हम, जो बहुत क्लियर है, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखे होंगे। ये रेड जायंट की घटना के बाद बिखरा हुआ मलबा है। बीच में देखें न्यूट्रिनो आपको नजर आ रहा है जो बहुत तेजी से निकल जाएगा ब्लैक होल में, और रेस्ट ऑफ द जो क्लाउड्स हैं ये अब एक नए तारे को जन्म देंगे। इस तरीके से ये गैसियस क्लाउड्स हैं जो घूम करके एक तारे को बना रहे हैं। और यहीं से सोलर सिस्टम का भी जन्म हो जाएगा। अब इन्हीं तारों के उदाहरण के रूप में अगर सूर्य को ले लें तो सूर्य के बनने की कहानी ये थी। अब इसके चारों तरफ देखिए कि स्पेस क्रिएट हुआ, इसी स्पेस में सोलर सिस्टम आ जाएगा धीरे से। ये पृथ्वी है जो बन करके तैयार है, लेकिन इसकी सतह जो है वो बहुत गर्म है। ऐसी थी लगभग बनने के बाद। ये होता है मेटेरोइटिक फॉल, और अनेक ग्रह इस तरीके से पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे तापमान गिरेगा, पृथ्वी भी ठंडी होने लग जाएगी।
वॉल्केनिक इरप्शन भी बंद हो जाएंगे तो फिर जीवन की संभावना पनपेगी। ये क्या हुआ, मिटोसिस, मिटोसिस हुआ ना। यूनिसेलुलर्स आ चुके हैं अब, यूनिसेलुलर से बाद में मल्टी सेलुलर्स। सारे के सारे यूनिसेलुलर्स को जिस कैटेगरी में रखा जाता है उस कैटेगरी का नाम है फिर प्रोटोजोआ क्या है, उसका पार्ट है। और दूसरी कैटेगरी में 9 फेजेस हैं, उनमें से इतना लंबा तो इस वीडियो में नहीं, लेकिन डायरेक्ट पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एप्स और मैमली आ जाएगा। ये लेटेस्ट वर्जन अर्थ का आपके सामने, इसको देख करके थोड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े मकर जाल से निकल आए हम लोग, फाइनली यहां पहुंच गए हैं। आई से जा गई अर्थ पर, सन रेज रिफ्लेक्ट कर गई, फिर से सन रेज आई तो फिर से जीवन पनपा। चलिए ये सपना खत्म होता है एंटायर यूनिवर्स को देखने का।